नमस्कार, 9 की 9 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 की अपील है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल का जरूर पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। तो बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि पटना से आ रही है, जहां एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सुरक्षा की मांग को लेकर करीब 250 जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जबकि एनएमसीएच में 350 से ज्यादा कोरोना के मरीज भर्ती हैं। हालांकि सरकार, एनएमसीएच प्रशासन और जूनियर डॉक्टर के बीच बातचीत जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन हड़ताल से अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल एनएमसीएच में कल जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। यहां तकरीबन 250 जूनियर डॉक्टर हैं जो कल शाम से हड़ताल पर हैं और खास तौर पर यदि हम इस हॉस्पिटल की बात करें तो लगभग 350 से भी अधिक कोविड के मरीज यहां भर्ती हैं। तो ऐसे परिस्थिति में समझा जा सकता है कि कितनी मुश्किल हो रही होगी उन मरीजों को जो यहां पर भर्ती हैं। खास तौर पर जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए, क्योंकि जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजन उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं, उनसे मारपीट की कोशिश करते हैं। इसको लेकर के वो हड़ताल पर हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जूनियर डॉक्टर तो हड़ताल पर हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है जो इस वक्त कोरोना से संक्रमित है और एनएमसीएच में भर्ती हैं। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि सरकार की तरफ से और एनएमसीएच के अधीक्षक की तरफ से लगातार बातचीत की जा रही है और जल्द ही हड़ताल खत्म करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हुई है, जिसके कारण जो मरीज यहाँ हैं उन मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम भी यह उम्मीद करेंगे कि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो जाए, डॉक्टर और खासतौर पर सरकार की तरफ से जो वार्ता है वो सफल हो, क्योंकि यहाँ पर कई मरीज भर्ती हैं, कई सीरियस मरीज भर्ती हैं जिनका जल्द से जल्द और बेहतर इलाज शुरू हो सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकों में जुटे हैं। पीएम आज हालात की समीक्षा के लिए 3 प्रमुख बैठकें करेंगे। मोदी कोरोना का सर्वाधिक खतरा झेल रहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रणनीति बनाएंगे। पीएमओ सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे कोविड-19 के मसले पर एक आंतरिक बैठक करेंगे, जबकि 10 बजे कोविड-19 को लेकर प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्रियों की समस्याएं जानकर उसका निदान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे। वहीं दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ऑक्सीजन संकट को लेकर भी बैठक करेंगे। इस दौरान वह देश भर के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। देश में कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और मामले में ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमितेश जुड़ गए। अमितेश, पीएम मोदी की बड़ी बैठकें 3 कोरोना के संकट में। जी हाँ, बिल्कुल। पीएम मोदी की तरफ से आज 3 बैठकें की जा रही हैं। सुबह 9 बजे एक आंतरिक बैठक हुई जिसमें अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, हालात की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद 1 घंटे बाद ही 10 बजे बैठक होगी जिसमें जो प्रमुख राज्य हैं, जहाँ जहाँ ज्यादा कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, जो ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की चर्चा होगी, बैठक होगी। आगे कैसे निपटा जाए, कैसे तमाम व्यवस्था की जाए और आगे किस तरह की सख्ती लागू की जाए, इसको लेकर के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो ये बैठक 10 बजे से होगी। उसके बाद फिर दिन में 12:30 बजे बैठक होगी जिसमें ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली जितने भी कंपनियां हैं उनके साथ प्रधानमंत्री की चर्चा होगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए, देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ऑक्सीजन की सेवा बाधित न हो, इसको ध्यान में रखते हुए कैसे उसका उत्पादन बढ़ाया जाए और कैसे उसका वितरण ठीक से किया जाए ताकि देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में इसकी किल्लत न देखने को मिले। इन तमाम इश्यूज को लेकर के चर्चा होगी दिन में 12:30 बजे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और आज दिन में जो 3 बैठकें होंगी इनमें रणनीति बनाई जाएगी और उसके बाद देखना है कि केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से क्या फैसला किया जाता है, आगे क्या डिसीजन होता है।
बिल्कुल अमितेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। दूसरी लहर में कोरोना अब कहर बरपा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि जिंदगी की जंग मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि अस्पतालों का सबसे बड़ा रोना ऑक्सीजन का है, वो भी तब जब देश में ऑक्सीजन की मांग से ज्यादा उसका उत्पादन है। क्यों पड़ रहा सांसों के लिए रोना? 4 हॉस्पिटल से धक्के खा के यहाँ आया हूँ मैं। अभी हाथ जोड़ के भर्ती कराने के मूड में था कि हाथ जोड़ूंगा कि आप लोग आ गए इस किस्मत से। कोरोना की जंग में आंखें क्यों नम? ऑक्सीजन लेवल है केवल 38 चल रहा है। नर्सिंग होम लेके गए, वहाँ पर मना कर दिया। उसके बाद लेडी हार्डिंग गए, वहाँ भी मना कर दिया। उत्पादन ज्यादा तो आपूर्ति क्यों कम? हर जगह हमें ऑक्सीजन की किल्लत है। आज बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज है। हमें कहा गया कि अगले 36 घंटे बाद सप्लाई मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं कम, फिर क्या गम? केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कोरोना की इस जंग में आखिर परेशानी क्या है? क्यों हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हाहाकार मचा है? क्यों महामारी के सामने व्यवस्था लाचार खड़ी है? स्वास्थ्य व्यवस्था को लाचार देख सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रहार किया है। गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला है ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा है दवाओं की सप्लाई, तीसरा है वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, और चौथा है लॉकडाउन करने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल यानी शुक्रवार को होगी। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तलखट टिप्पणी करते हुए कहा था, गिड़गिड़ाइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कड़ी टिप्पणी की थी। इधर रोज उग्र होते कोरोना के इस दौर में सरकार क्या कर रही है, ये भी जान लीजिए। सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल स्टील ने कोविड के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। खाद बनाने वाली सहकारी समिति IFFCO ऑक्सीजन के प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। साथ ही जरूरतों को पूरा करने के लिए 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आयात करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना से पहले देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की मांग औसतन 700 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। कोरोना की पहली लहर में ये मांग 2,800 मीट्रिक टन प्रतिदिन हो गई और अब दूसरी लहर में ये 5,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। आपने देखा कि देश में ऑक्सीजन की मांग 5,000 मीट्रिक टन तक है, जबकि देश में ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता रोजाना 7,287 मीट्रिक टन है। अब एक बार फिर सवाल वही है, आखिर परेशानी क्या है? असली दिक्कत है ऑक्सीजन को निर्धारित अस्पतालों तक पहुंचाने की। लिक्विड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी संख्या में क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध नहीं है। संक्रमण का पैमाना बड़ा है और एक साथ कई अस्पतालों में कमी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जब वक्त मिला तो राज्य सरकारों ने अलग से अपनी कोई व्यवस्था नहीं की, अब रो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नालंदा में कोरोना काल में लोगों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हिसला के इस्लामपुर में चैती दुर्गा पूजा के नाम पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई।
यहाँ आयोजित कार्यक्रम में बाल बालाओं से डांस कराए गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन तस्वीर में दिख रहे लोगों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना था। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की गई। ये हालात तब है जब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आई। वहीं कोरोना काल में स्वच्छता का मंत्र अपनाने की बात कही जाती है। बार बार हाथों को साफ रखने को कहा जाता है ताकि संक्रमण का खतरा दूर हो सके। लेकिन न्यूज़ 18 आपको आज पटना की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आप कह उठेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। राजधानी के अस्पतालों के कपड़ों की धुलाई पता है किस पानी से की जाती है? यदि नहीं मालूम तो सुन लीजिए, नाले के पानी से। कैसे खुलेआम संक्रमण को न्योता दिया जाता है और कैसे अस्पताल प्रबंधन कुंभकर्णी नींद में सोया है। देखिए हमारे संवाददाता रवि एस नारायण की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अस्पतालों में भर्ती होने पर जो कपड़े आपको दिए जाते हैं, उन्हें देखकर आप सोचते होंगे कि कपड़े ड्राई क्लीनिंग से आए होंगे। यदि आपके मन में ऐसी बात चल रही है तो इसे फौरन दूर कर लीजिए। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि हम आपको अस्पतालों के कपड़ों की धुलाई का काला सच दिखाने जा रहे हैं। राजधानी पटना के बड़े अस्पतालों के कपड़ों को गटर के पानी से साफ किया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब भी कानों पर यकीन ना हो रहा हो तो फिर से बताते हैं। नालों से बहने वाले गंदे पानी से धुले कपड़े अस्पतालों को सप्लाई किए जाते हैं, वो भी धड़ल्ले से। कपड़े की सफाई करने वालों से जब न्यूज़ 18 ने सवाल किया तो क्या जवाब मिला, उसे भी आप सुन लीजिए। अगर मैं एक बिजनेस छोड़ देता हूँ तो मैं क्या करूँगा? 5,000 में, आज के डेट में 5,000 कुछ होने वाली है। ये कपड़ा तो है कि अस्पतालों का कपड़ा आप लोग यहाँ पर लाके धोते तो इसके लिए धोते हैं, उसके बाद सैनिटाइज भी तो करते हैं। वो देखिए बोरा केमिकल। तो ये जो है इस नाली के पानी में ही धोना पड़ता है। इसके लिए क्या करें, यही मेरे पास साधन ही है। कोविड के दौर में खुलेआम प्रोटोकॉल की धज्जियां खुद राजधानी में ही उड़ाई जा रही है। वो भी एक तो नहीं, दर्जनों अस्पतालों के कपड़े यहाँ ऐसे ही धुलते हैं। पटना बाईपास में सड़क किनारे बने सबसे बड़े नाले का पानी कपड़ा धोने के लिए सहारा है। इसे मजबूरी का नाम भले ही दिया जा रहा हो, लेकिन खुद कैसे संक्रमण को लेकर लापरवाह बना जा सकता है, ये कोई इनसे ही पूछे तो जवाब मिल जाएगा। गंदा पानी है तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए ना कि हाँ, हम इन लोग को धोबी घाट भी बना के दे दें। हम लोग के लिए कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 1% कुछ भी नहीं हुआ। धोबी घाट नहीं है इसलिए यहाँ पे धोना। हाँ तो क्या करें, मजबूरी है। अपना घर नहीं है, क्या करें? रेंट पे रहते हैं, कोई भी पानी नहीं देगा, कोई घर मालिक रहे। कपड़ा धो रहे लोग भले ही अपनी मजबूरी बता रहे हो, पर उन्हें शायद ये नहीं मालूम कि ऐसी सफाई जानलेवा है। सफाई के नाम पर खुलेआम बीमारी बांटी जा रही है। वैसे पटना के किन किन अस्पतालों के कपड़े यहाँ धुलते हैं, इस सवाल का जवाब कपड़े धोने वाले से ही सुन लीजिए। थोड़ा अस्पताल को नाम को सस्पेंस डाली जान लीजिए, सारे अस्पताल का हम ही धोते हैं। मजबूरी है, हमारे पास साधन नहीं है। अस्पतालों के कपड़ों की ऐसी जानलेवा धुलाई से तौबा, और तौबा उन अस्पताल प्रबंधन से भी जो जानबूझकर ऐसे ही संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। क्या ऐसे अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जो मरीजों के भर्ती होते ही मोटी रकम वसूल लेते हैं, हाइजीन के नाम पर, क्वालिटी के नाम पर और न जाने किस किस तरह की खानापूर्ति के नाम पर? क्या वाकई ऐसे अस्पतालों को ब्लैक लिस्टेड करने की जरूरत नहीं? सोचिएगा जरूर। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार में कोरोना से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। महामारी की जानलेवा रफ्तार हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। बिहार में पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 59 लोगों की मौत से स्वास्थ्य महकमे से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सबसे अधिक पटना के एनएमसीएच में 17 मरीजों की मौत हो गई, जबकि पीएमसीएच में भी 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया।
गुरुवार को 11,479 नए केस सामने आए, जिसमें सबसे अधिक पटना में 2,643 नए पॉजिटिव केस मिले। कोरोना की बेलगाम रफ्तार की वजह से बिहार में एक्टिव केस बढ़कर 69,878 हो गई है। वहीं मुजफ्फरपुर में कोरोना काल में ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्लांट में 24 घंटे काम चल रहा है, लेकिन हैरत की बात है कि इस प्लांट में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आग लगने पर बड़ा हादसा हो सकता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता सुधीर कुमार ने। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन प्लांट की दुर्घटना होने के बाद मुजफ्फरपुर में भी ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार का एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट बेला इंडस्ट्रियल एरिया में उपस्थित है और यहाँ ये फायर सेफ्टी के लोग पहुंचे हैं, जो इसके सेफ्टी जो मेजर्स हैं उसका मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। कमांडेंट साहब हमारे साथ हैं, क्या कुछ फाइंडिंग्स है? ये हम लोग आए थे अभी पूना में, नासिक में जो घटना हुई महाराष्ट्र के, एक सिलेंडर में लीकेज के कारण हो गई थी और कुछ लोग का मृत्यु भी हो गया। हम लोग ये एकमात्र ये संस्थान है, जान रहे हैं कि उत्तर भारत में और कोरोना काल में ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं हो जाए, इसमें कोई अगर समस्या या परेशानी हो जाएगा उस तरह का अगर ये यहाँ के फैक्ट्री में, तो फिर सारे लोगों का ये एक तरह से बहुत मुश्किल होगा जीना। तो यहाँ पे कोई समस्या वैसी नहीं हो, इसलिए हम लोग आए अपने टीम के साथ फायर सेफ्टी के दृष्टिकोण से इनको समझाने के लिए या देखने के लिए जो भी कमी है उसको सही करने के लिए, ताकि ये सतत रूप से इनका ये प्लांट चलते रहे। पूर्व में भी इनको हमने फायर ऑडिट किया था और पिछला साल इनके यहाँ आग लग गई थी, जो कि आप लोग भी हम लोग के साथ में थे, और इनको उस टाइम में हमने फायर ऑडिट करके रिपोर्ट दिया था कि ये आप प्लांट में पूरे अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से आप इसमें संपूर्ण व्यवस्था करें, लेकिन अभी तक तो इनके द्वारा नहीं किया गया है। थोड़ा बहुत इनके यहाँ अग्निशमन यंत्र 5-6 जो है वो सक्रिय हालत में हम पाए हैं। सफिशिएंट है? नहीं, सफिशिएंस नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो कोरोना काल में इनका जो कार्य है वो बहुत लाभदायक है, और इनको हमने पुनः एक बार और इनको अनुरोध किए हैं कि जितना फायर सेफ्टी के आपके पास व्यवस्था है वो संपूर्ण व्यवस्था करें। यहाँ पर इतना प्रेशर है, इसीलिए उस तरफ ध्यान अभी नहीं किया था। सर हमको समझाए हैं, तो उसको आगे जाकर हम उसमें ये करेंगे। जैसे पूर्व में भी आपको नॉक किया गया था तो हाँ जरूर। तो पूर्व में मेरा जो कोई सैनिटाइजर का सामान वामान था तो वो सब हमने यहाँ से हटा दिए। अब चीज़ें ठीक होंगी? हाँ सर, एकदम। तो संजीवनी संस्थान है ये, चूंकि ऑक्सीजन देता है, लोगों की जिंदगी बचती है, और कोरोना का इलाज में ऑक्सीजन एक सबसे बड़ा तत्व बन के आया है, उभर के आया है, जो लोगों के जीवन बचा रहा है। तो ऐसी फैक्ट्री में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही देखी जा रही है। फायर सेफ्टी ऑफिसर ने इन्हें मोहलत दी है और मैनेजर साहब का भी कहना है कि ये चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जल्दी से सुधर जाएंगी और जो लापरवाही सामने आई है वो लापरवाही इनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। और एक बड़ी खबर दानापुर से आ रही है, जहां पीपा पुल से नीचे गंगा में सवारी गाड़ी गिर गई है। गाड़ी में 12 से ज्यादा यात्री सवार थे। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं दानापुर से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। पीपा पुल से नीचे गंगा में गिरी सवारी गाड़ी में 10 से ज्यादा यात्री सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है। और जानकारी के मुताबिक राहत और बचाव कार्य जारी है। हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर भीड़ जुटी हुई है। पीपा पुल से नीचे सवारी गाड़ी गिर गई है। 10 से ज्यादा यात्री गाड़ी में सवार थे। राहत और बचाव कार्य फिलहाल जारी है। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फोन लाइन पे अमरजीत जुड़ गया। अमरजीत, क्या कुछ हालात है वहां पर? देखिए, हालात काफी गंभीर है, क्योंकि जो जीप गिरी है उसमें काफी संख्या में लोग सवार थे। 10-12 लोग जो है सवार थे, जिनकी तलाश की जा रही है। बाकी जो ऊपर बैठे हुए थे, जीप के ऊपर बैठे हुए थे, वो किसी तरह से निकल पाए। लेकिन जहां पर ये गाड़ी गिरी है, गाड़ी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, और उसके अंदर जो यात्री बैठे हुए थे वो उन्हें जो है निकालना मुश्किल हो रहा है, और वो उसी में फंसे हुए हैं। स्थानीय जो गोताखोर हैं वो प्रयास कर रहे हैं। अभी तक
जो प्रशासन के लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि 10-12 लोग जो है उसके अंदर अभी भी दबे हुए हैं और जो स्थानीय लोग हैं हंगामा कर रहे हैं और जो स्थानीय गोताखोर हैं वो प्रयास कर रहे हैं। ये घटना जो है ये हमेशा यहाँ पे घटती है। जो पीपा पुल है वो चढ़ाव है और जो देरा की तरफ चढ़ाव है तो वहाँ स्लिप करता है और यही वजह है कि यहाँ पर चढ़ने और उतरने दोनों स्थिति में काफी खतरनाक होता है। जिस तरह से पीपा पुल बनाया गया है उसमें जो है ये कमी है जिसकी वजह से वहां पर लगातार घटना होती है। पहले भी हम लोगों ने दिखाया है कि पीपा पुल किस तरह से जर्जर था स्थिति, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। यही कारण है कि रेलिंग तोड़ते हुए पीपा पुल के नीचे ये जीप जा गिरी है, जबकि जीप में हमेशा लोग भरे हुए होते हैं और ये इस बार भी जो है लोग काफी भरे हुए थे, ऊपर नीचे दोनों भरे हुए थे और उस स्थिति में जो जीप स्लिप किया है और रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी के नीचे जा गिरा है। गंगा नदी के अंदर वो जीप अभी भी फंसा हुआ है। लोग जो है निकालने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक जीप दिखाई नहीं दिया है, पकड़ में नहीं आया कि कहाँ पर है, क्योंकि वहां पे काफी गहरा है। और यहाँ पर जब जीप गिरी है तो 10 से 12 लोग की जो है आशंका जता रहे हैं कि उस जीप के अंदर है, उनकी मौत हो गई है। और लेकिन अभी तक जो है किसी का भी शव नहीं निकाला जा सका, जीप जो है नहीं निकाला जा सका है। यही जो है प्रयास जो है जो हो रहा है वो स्थानीय लोगों द्वारा है। प्रशासन अभी पहुंच रही है लेकिन ये बड़े प्रयास यहाँ पे करने की जरूरत है, बड़े गोताखोर की जरूरत है, तब जाकर के ये निकल पाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से स्थानीय लोग जो है वो कह रहे हैं कि प्रशासन अभी तक नहीं पहुंची है, तो ये लापरवाही जो है पीपा पुल की भी है। पुल पर ऐसे हादसे हमेशा होते रहते हैं, तो प्रशासन की बड़ी लापरवाही मानी जाए इसे, तो लोगों में कितना आक्रोश है इसे लेकर? काफी आक्रोश है क्योंकि यहाँ पर लगातार ये घटनाएं होती है और पीपा पुल का जर्जर स्थिति हमने पहले भी दिखाया है। पहले भी हमने दिखाया कि पीपा पुल कितना जर्जर है, उसकी हालात जो है किस तरह से है। और यही वजह है कि जो पीपा पुल का चढ़ाव और उतार है वहां पे जो जर्जर स्थिति है उसी की वजह से जो है ये हादसा हुआ है और इस हादसे में अभी भी 10 से 12 लोग जो है लापता है। जी बिल्कुल अमरजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए।